तो चलिए जी, अब ना आपको ना मतलब मेरे भाई 12th क्लास के ना फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ना जी, इससे पहले ना आपको हम चैप्टर 1 से और 2 बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ना देखे मेरे भाई, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो ओनली 5 मिनट रुकिएगा, उसके बाद क्लास करने का मन होगा तो कीजिएगा, ना करने का मन होगा तो फिर ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बस 5 मिनट आप रुकिएगा ना, बहुत ही इजी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए, ये जो है ना आपका मतलब कि फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि विद्युत धारा है ना। चलिए, तो सबसे पहले ना आपको हम बताते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। बहुत ही इजी तरीका से सभी का डिफिनेशन लिखा लखो जी, तो ध्यान समझिए। देखा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बात खत्म। बोलबा ये भैया इतना शॉर्ट में, हाँ जी। कहा कि तो आने की परीक्षा में तो ना, तो ऐसा ही बताइए कि मतलब विद्युत धारा क्या करा कहिए। तो आवेश के प्रवाह की दर को ना विद्युत धारा कहते हैं, समझ में अलो ना। चलो हम आगे बात करिए। देखा, प्रतिरोध क्या करा कहे, तो सब 10वीं क्लास में पढ़ लेला ना जी। प्रतिरोध क्या करा कहते हैं। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे ना चालक से प्रवाहित धारा में विरोध उत्पन्न करता है। मैंने सिंपल आपको बताना है, जो धारा में मतलब जो धारा को बहने में रुकावट उत्पन्न करता है उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। सिंपल है मेरे भाई, है ना। आपको बस एक ही बात याद रखना कि धारा को बहने में रुकावट उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। खत्म है मेरे भाई। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, ठीक है। और हाँ, ये बात को हमेशा याद रखिएगा, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना आपका ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है आपका ओम मीटर होता है। दोनों बात याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको हम बताते हैं कि प्रतिरोधकता केकरा कह है, ये चला ध्यान दिया। एकदम बहुत तेजी है, कौन सर्वा ज्यादा हार्ड नहीं है, को ध्यान दिया। देखा, चालक का प्रतिरोधकता, चालक की लंबाई, लंबाई ना, चलिए चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए, चालक की अगर प्रतिरोधकता की बात करते हैं ना, तो आर समानुपाती एल ऐसे बता सकते हैं ना जी, है ना। तो चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई के समानुपाती, उसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। माने अगर बॉटम हम ए दे देते हैं ना, क्योंकि एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है ना, तो बस यही आपको बताना है जी, है ना। माने चालक का जो प्रतिरोधकता होता है वो चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, और उसका क्षेत्रफल के बटा मतलब क्या होता है पता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या बोलेंगे भाई, प्रतिरोधकता बोलो भाई, याद होलो ना जी। देखा, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल तरीका से सबके हम आंसर लिख के ले लियो। और तू सब ना 1 से 2 बार वीडियो देख लेवा ना, सारा आंसर याद हो जी, तो ध्यान दिया। आगे बात करें 4 नंबर को कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। पहला है ना कि उसके प्रकृति पे, है ना, उसके प्राकृतिक पर, है ना, ठीक है। उसके प्राकृतिक पर पहला हो गया, दूसरा का कि उसकी लंबाई पे करेगा, और तीसरा का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करेगा, है ना। उसके बाद ध्यान से, ठीक है ना। मतलब कि प्रतियोजना ताप पर, ठीक है, ताप पर भी करता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ए भाई, एकदम आग लो, एकदम इजी इजी क्वेश्चन को देखा। अगर तू सब ना इस सब क्वेश्चन कर लेवा ना जी, तो एकरा से बार तोर परीक्षा में को नहीं आई, तो हमारे काहे के मतलब को एकरे में से परीक्षा में अबे कर, तो इस चैप्टर से बाहर कुछ अबे न करेगा। बस जितना आज हम बता रहे हैं, बस इतनी में से आपके जो है एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन बनबे ना करता है, जो कि दे सकता है इससे बाहर। चलिए आगे बात करते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इजी है ना, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। अनुगमन वेग आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो चलिए भाई, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अनुगमन वेग, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बस। अनुगमन वेग, ए भाई अनुगमन वेग, ठीक है, क्या बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग। ए भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग, इसका वेग कितना कितना वेग से चल रहा है, ठीक है। जिस वेग से फ्री इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। ए भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये आरोपित है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आरोपी है, इसका विपरीत दिशा में गति करेगा भाई, इधर गति करेगा माने पीछे चलेगा, ठीक है। तो वही बात करते हैं, अनुगमन वेग ओकरे कहते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं भाई, डिफिनेशन कोई हार्ड नहीं खे बा। देखा, फिर से हम समझावाई हो जी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग भाई कौन सा वेग से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वेग, जिस वेग से जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन आरोपी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। ये भाई, आरोपी विद्युत क्षेत्र है ना, इसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकरा क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग भाई, बात खत्म। अच्छा, अगर तो आंसर अगर एकरो से अगर इजी लेवल चाहकर ना आंसर क्वेश्चन, तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, एकरो से इजी तो हनी के मिल जी, तो ठीक है ना, टेंशन ना लिया जी। एकरे का ची, अनुगमन वेग, समझ में आ गए ना। चला हम आगे बात करें, ध्यान दिया जी। अगला क्वेश्चन को गतिशीलता केकरा कह, ध्यान दिया। देखा,
6 नंबर गतिशीलता किसे कहते हैं? तो किसी धारा वाहक के गतिशीलता को धारा वाहक का अनुगमन वेग क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। धारा वाहक का जो अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। सिंपल आपको क्या बताना, पहले क्या लेना है ना, धारा का विद्युत क्या बोलते हैं? धारा का है ना, धारा वाहक का अनुगमन वेग है ना, ध्यान दीजिएगा, अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग और किसका भाई, और आरोपी है ना, चलिए आरोपी, ठीक है, ध्यान दीजिए, आरोपित है ना, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या बोलेंगे भाई? गतिशीलता बोलेंगे, बात खत्म। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, यही बताना, ठीक है। चलिए भाई तोहरा हम फिर से बतावे, क्या कि हमारा तो काम को रट्टा मरवाना नहीं है भाई, समझाना है ना। चलिए तो समझिएगा, रट्टा नहीं मारने का है। चलिए आपको इस प्रकार से बताना है ना कि माने कि धारा वाहक का अनुगमन वेग, किसका? धारा वाहक का अनुगमन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुपात को, देखिए अभी जस्ट आपको बोले थे अनुगमन वेग भी बताए थे पीछे, आरोपित विद्युत क्षेत्र भी बताए थे, ठीक है, तो ओकरे अनुपात को क्या बोलेंगे? गतिशीलता, बात खत्म मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब धारा घनत्व किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है कि किसी चालक के धारा घनत्व को चालक के इकाई, ध्यान दीजिएगा ना, चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने पर धारा घनत्व के रूप में, जैसे कि मान लिया जाए भाई ये कोई आपका चालक है, ठीक है, और इसके इकाई क्षेत्रफल से अगर धारा बह रहा है ना, एकरा क्या बोलेंगे भाई? धारा घनत्व बोलेंगे, बात खत्म है ना, याद रखेगा, है ना। वही बोल रहा है, किसी चालक, कोई चालक हो गया बेटे, ये हमारा चालक हो गया, तो किसी चालक के धारा घनत्व को चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले, ए भाई अनुप्रस्थ काट है ना, इसके क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को आप बोलेंगे धारा घनत्व बोलेंगे। मैंने आपको सिंपल बताना, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलेंगे? धारा घनत्व बोलेंगे। और साथ ही साथ इसका मात्रक आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बीमा भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई ओम का नियम, ठीक है। अब देखिए ओम का नियम का पहले सीमाएं दे दिया जी, है ना, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला है ना कि ओम के नियम हमेशा चालक के लिए लागू होता है, ठीक है। और जब तक, देखिए क्या बोला, जब ताप और भौतिक राशियां नियत होता है, मेरे भाई आपको याद रखना कि ओम के नियम में ताप निश्चित होता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर है ना कि ओम के नियम गैसीय सतह के लिए लागू होबे नहीं करता भाई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि चालक के लागू लागू होता है ना, 3 नंबर, ठीक है, कि ओम के नियम अर्धचालक के लिए लागू होबे नहीं करता है भाई। कैसे हो जाएगा? ना गैस के लिए ना अर्धचालक के लिए, हाँ होगा तो बस चालक के लिए होता है, ठीक है, होगा तो हमेशा चालक के लिए होगा, है ना भाई। चलिए समझ में आइलो ना जी। चला, अगर तोहनी के समझ में आवा को ना जी तो वीडियो को लाइक करिया, और तू सब कमेंट भी नहीं करा का तो फिर आगे वीडियो फिर कैसे लेबे? तू सब कमेंट करा बढ़िया बढ़िया, तबे ना जी तू सबके देखबो, माने कि कमेंट देखेंगे तब ना वीडियो लाएंगे। चलिए 9 नंबर की बात करते हैं हम। विद्युत शक्ति के, अगर कहीं ध्यान दिया, विद्युत शक्ति को विद्युत परिपथ में, है ना, कार्य करने की दर को, माने कि ये भाई कोई, माने कि विद्युत परिपथ है, इसमें शक्ति काम करता है ना, विद्युत धारा काम करता है, उसी का बोलेंगे विद्युत शक्ति बोलेंगे, है ना। तो विद्युत शक्ति को ना विद्युत परिपथ में, माने विद्युत परिपथ का है क्या मतलब है, जरा से करंट जा रहा है जिससे तार से हो गया, ठीक है, तो विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? ए भाई विद्युत परिपथ में धारा को काम करने की कार्य को क्या बोलेंगे भाई? विद्युत शक्ति बोलेंगे, बात खत्म। ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल है। और आप लोग ना एग्जाम में जाने से पहले सब वीडियो को ना देख लीजिएगा, चैप्टर 1 से पूरा चैप्टर ना अभी डला ही रहा है, ठीक है, तो पूरा देख लीजिएगा दुगना स्पीड पे करके, ठीक है। चलिए 10 नंबर की बात करते हैं ना, बैटरी माने सेल क्या है भाई? ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए बैटरी के एक ऐसा युक्ति है ना जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के को बनाए रखने का काम करता है। ए भाई जैसे कि ये आपका कोई परिपथ है, तो धारा बह रहा है ना भाई, तो इसी धारा को ना बहने का माने जो है ना बनाए रखता है कि धारा नहीं कमे ना बढ़े, है ना। तो बैटरी का यूज करता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने का काम करता है भाई, ना उसको बिगाड़ता है ना, मतलब बनाए रखता है कि हाँ धारा बह रहा तो बहने दो भाई, बिगाड़ना नहीं है, ये बैटरी का काम है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है मेरे बैटरी का विद्युत वाहक बल। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो किसी परिपथ में एकांक, ए भाई कोई परिपथ है,
इसका एकांक हम ही वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जितना ऊर्जा दिया जाता हला ए भाई, तो कोई तार है ना, और एकरा में अगर हमरा धारा प्रवाहित करना है, तो भाई धारा प्रवाहित करने के लिए मतलब कि ना बैटरी के द्वारा जितना इसमें ऊर्जा दिया जाता है भाई, सोचिए, अगर आपको बोले काम करने के लिए और आपके शरीर में कोई ऊर्जा है ही ना, तो काम कीजिएगा नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से भाई, जब तक ना एकांक धनावेश को अगर आपको प्रवाहित करना है, तो प्रवाहित करने के लिए भाई ओरा में बैटरी से करंट देवे पड़तो, तो ओकरे का बोलेंगे विद्युत वाहक बल खत्म। और इसको ई से करते सूचित याद रखेगा, ठीक है ना। पता चल गया ना भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पता चला विद्युत वाहक बल केकरा कहिए, तो अपन भाषा में याद रखिए जी, कि किसी भी अगर विद्युत परिपथ में अगर हमको एकांक धनावेश को प्रवाहित करना है, तो भाई बैटरी के द्वारा तो आपको इसमें करंट देना ही पड़ेगा। उसे क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल, बात खत्म जी। आगे ध्यान दीजिएगा ना, देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन है, आपको कोई नहीं बताएगा जी, है ना। मतलब हम देखिए पूरा निचोड़ लाए भाई, इससे बाहर नहीं आता है। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा ना, विश्वास है ना। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, मिलाते रहिएगा, सारा क्वेश्चन इसी में से लड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, टर्मिनल विभवांतर क्या है भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए किसी बंद परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर, अरे भाई ये कोई बंद परिपथ है, ठीक है। ये कोई बंद परिपथ है ना, और सेल में जानते हैं ना भाई, यहाँ पे रहता है और यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो वही बात करते हैं, तो इसके बीच जो विभवांतर होता है ना, एकरा क्या बोलते हैं भाई, एकरे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। मतलब यही आपको बताना है, कोई बंद परिपथ लेना है और कोई सेल के अंदर जो रहता है ना, माने सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच के जो विभवांतर होता है, बस उसी का बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। सिंपल आपको बताना है कि सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होता है, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर। ए भाई समझ में आ रहा ना। हाँ जी, तो आने सबके कैसे नहीं समझ में आते, एकदम बउआ नियन तो समझा लिए। हाँ ना, समझ में आइलो जी। चला हम आगे बात करियो, ध्यान दिया। आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं, देखा नाम में छुपल है, आंतरिक माने अंतर वाला प्रतिरोध, है ना, अंदर वाला, ध्यान दीजिएगा। तो बैटरी के भीतर जाना भाई, काहे कि आंतरिक वाला तो भीतरे ना जाना है। देखिए बैटरी के अंदर है ना, बैटरी के है ना, क्या बोलते हैं, बैटरी के भीतर आवेशों के प्रवाह में सेल के इलेक्ट्रोड लाइट के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होता है, ए भाई ये कोई ध्यान दीजिएगा, ये कोई आपका बैटरी के, ठीक है। इसमें कोई लाइट लगा है ना भाई, समझेगा, यहाँ पे लाइट मान लिया, ठीक है। लाइट, ठीक है। तो इसके द्वारा ना जो मतलब कि रुकावट उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, है ना। सिंपल आपको बताना, आंतरिक प्रतिरोध माने अंतर में जो है ना, अंदर में रुकावट उत्पन्न करना है। प्रतिरोध का काम है क्या चाहिए भाई, रुकावट करना है ना, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं, प्रतिरोध जो धारा को बहने में रुकावट उत्पन्न करता है, लेकिन ये बाहर नहीं करेगा। आंतरिक बोला है भाई, तो अंदर ना करेगा। तो वही बोले कि बैटरी के भीतर आवेश के जो प्रवाह होता है ना, तो इससे मतलब कि इसके लाइट के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। ए भाई बात क्लियर रखो ना। चलो हम आगे बात कर रहे हैं, देखा। अब हल्ला ये सब क्वेश्चन है जी, 17 नंबर ला जवाब है, 14 नंबर देखा। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले तो आने से हम पूछा ही उसमें मैंने केरा का है, तो कहा भैया जे गर्म होगा है। तो सिंपल है, अगर ये कोई तार है और तार से करंट जा रहे तो तारवा गर्म हो जाए ना जी, होगा कि नहीं होगा, तो सब देखते होते कि तारवा जब करंट जाए तो तारवा गर्म हो जाए, और क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, बात खत्म। थोड़ा सा डिफिनेशन आपको बता देना चाहते हैं, देखिए जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो चालक गर्म हो जाता, हाँ भाई अभी जस्ट बताए थे, ओकरे बोलेंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, बात खत्म। ज्यादा रट्टा काहल मारबाजी। देख हमरा पूरा उम्मीद है तो आने के समझ में आवा तो जी, मजा लगा तो क्लास करे में ना। तो जरूर आप लोग ना एगो कमेंट कर दिया जी, ठीक है को ना, कमेंटवा करिया तब ना आ गेले वो वीडियो बा, ऐसे कैसे ला सके यूं, ध्यान दिया। अब बात करें, देखा जूल का नियम तो, हाँ चलिए भी आई है ये, है ना, मान लीजिए है ये, चलिए आगे। अच्छा इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम, तो जूल के नियम के अनुसार क्या बोलता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान जो है ना, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, ध्यान दीजिएगा, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का वर्ग
क्या बोला, वर्ग माने पावर 2 तथा चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर आता है एवं समय के निर्भर करता है। ए भाई ध्यान दीजिएगा, जूल के नियम को है ना, चलिए उसमें प्रभाव है ना भाई, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, धारा के वर्ग है भाई, धारा का वर्ग है कि नहीं, एम्पियर होता है ना, और फिर आर रेजिस्टेंस और का चीज समय के का है भाई, पता है ना। ए भाई एकरे पे निर्भर करता है, माने इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो सिंपल आपको यही बताना, परीक्षा में आएगा जूल का नियम क्या कहते हैं। तो सिंपल आपको बताना है कि किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का वह मान है जो कि चालक से प्रभावित होने वाला क्या है भाई, धारा है का वर्ग मान लेना है, और उसके बाद प्रतिरोध है और का समय पर निर्भर करता है। सिंपल है, बात खत्म हो भाई। चलो हम आगे बात करते हैं, अर्ध अति चालक का है भाई। अतिचालक ध्यान दीजिए, ठीक है, 16 नंबर है। वैसा पदार्थ जो निम्न ताप पर है ना, उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। कौन सा ताप पर, निम्न ताप पर उसका प्रतिरोध क्या होता है भाई, शून्य हो जाता है, ठीक है, उसका प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है ना। तो वही आपको बताना है कि वैसा पदार्थ जो निम्न ताप पर ना भाई उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और क्या बोलेगा, अति चालक है। अब देखिए व्योममापी की बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन लाजवाब है। तो अन्य सब बढ़िया से देखिए जी। और हाँ, जो चैप्टर 1 2 ना देखला देख लिया, पहले लिस्ट बना लगो देखा। आगे बात करें कि विभव मापी क्या है, ध्यान ध्यान दीजिए, ठीक है। विभव मापी एक ऐसा युक्ति है ना जिसका उपयोग विद्युत वाहक बल, ध्यान दीजिए क्या करके कर, तो विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। कहा हल्ला भैया जी, हमारा याद हो गलो, काहे कि तोरा हम पहले बतिले विभव मापी केकरा का है, तब विद्युत वाहक बल और केकर आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, ओकरे का बोलेंगे विद्युत वाहक बल, है ना। देखिए हमर मानना है को ना जी, अगर तू सब चाह का ना कि पूरा आंसर हमरा से याद हो जाए, तो भोरे भोरे तू सब उठ के वीडियो देख लिया बस। और हाँ, डाउनलोड वीडियो मत करिया। चल आगे ध्यान दिया, देखा ताप सुग में है ना, है ना, सुग में क्या है, ताप सुन में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए कोई बात ना, है ना। चलिए ताप सुन में सुग में क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। चलिए आपको हम फिर बता देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा कि जब दो है ना, दो उपयुक्त पदार्थ को आपस में एक दूसरे के साथ है ना, दोनों संधियों के बीच कुछ तापांतर रखते हुए जोड़ देते हैं। ए भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई पदार्थ है, एगो यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, अगर हम दोनों के जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं, कुछ तापांतर माने खाली स्थान रखते हुए अगर जोड़ देते हैं ना, ओकरे क्या बोलेंगे, ताप युग में, है ना, युग में अगर देखिए, चलिए ताप युग में है ना, सॉरी है ना, ताप युग में। तब पता चल गया ना ताप युग में किसे कहते हैं। तो भाई आपको बताना है कि जब है ना, जब दो पदार्थ को एक दूसरे को ना, मतलब कि संधियों के कुछ बीच माने खाली स्थान छोड़ते हुए हम अगर जोड़ देते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे, ताप युग में बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपल परिभाषा कि जब दो जो है ना उपयुक्त पदार्थ को आपस में ना एक दूसरे के साथ दोनों है ना संधियों के बीच कुछ तापांतर रखते हुए जोड़ देते हैं भाई, कुछ खाली स्थान रखते हुए जोड़िएगा तब ना बोलेंगे ताप युग्म बोलेंगे। चलिए आगे ना, सीबेक, ए भाई ये सब क्वेश्चन लाजवाब है। सीबेक प्रभाव का ये सब क्वेश्चन बैंक में देखिएगा भाई, सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ने सब नहीं बताएगा कोई नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं ना भाई, क्योंकि देखिए इसके पीछे मेरा मेहनत है ना, ऐसा थोड़ी है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए सेबेक प्रभाव का ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो किसी ताप युग्म में के दोनों संधि, अभी जस्ट बोले थे ताप युग्म में दो संधि होता है भाई, ठीक है। जैसे कि पहला है दूसरा संधि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो किसी ताप के दोनों है ना, क्या बोलते हैं, दोनों संधियों के बीच तापांतर के कारण जो उत्पन्न विद्युत होता है भाई, जैसे कि ये तापांतर तो रखते हुए हम जोड़ते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, ताप युग्म बोलेंगे। लेकिन भाई जोड़ने से जो इसमें ना क्या बोलते हैं, विद्युत उत्पन्न होता है भाई, इससे ना विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ओकरा क्या बोलेंगे, सेबिक प्रभाव बोलेंगे। बात खत्म भाई, पता चला। तो आपको यही बताना है कि जब ताप युग्म के दोनों संधियों के बीच में अगर तापांतर के कारण जो उत्पन्न होता है ना धारा, उसे क्या बोलेंगे, सी बेक प्रभाव बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इजी है। चलिए आगे बात करते हैं, पोल्टियर प्रभाव क्या भाई, है ना, पोल्टियर प्रभाव चलिए आपको समझाते हैं, बहुत इजी, ध्यान दीजिए। यदि किसी ताप युग्म की संधियों से, देखिए अभी जस्ट बोले थे कि भाई ताप युग्म है ना, इसके संधियों से अभी धारा निकलेगा भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए धारा प्रवाहित होती है ना,
तो उस संधि पर ना उस संधि पर या तो उष्मा का अवशोषण होता है या तो उष्मा का उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, या तो उष्मा बाहर निकलेगा या तो उष्मा अंदर आएगा, बात खत्म। यही तो बताना है। ये आपका ताप युग में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ताप युग में है। तो इस बिंदु पे धारा या तो बाहर निकलेगा या तो धारा अंदर आएगा, ठीक है। अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा, बात खत्म। सिंपल है। पोलिटिकल प्रभाव क्या, तो यही बताना, यदि है ना ताप युग्म में के संधि से अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस बिंदु पे धारा का अवशोषण होगा या तो भाई क्या बोलते हैं उत्पन्न होगा। बस यही तो आपको बताना, पोलिटिकल प्रभाव ओकरे कहते हैं, बात खत्म। ए भाई चला ना आगे बात करें, एकदम देहाती भाषा में पढ़े, वो टेंशन नहीं लिया जी। और ये जो क्वेश्चन है को ना, तो अनिका लाजवाब को 2026 अच्छा से कर लिया, का 5 नंबर के आ सका को ध्यान दिया। किरचॉफ्स का प्रथम नियम बताना। ए भाई इतना इजी है ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए कैसे, इस नियम के अनुसार है ना, किसी बिंदु या तो संधि, ए भाई संधि माने समझ रहे, कोई बिंदु या तो संधि बोल दीजिए, ठीक है, पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जानने वाली धारा का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहलाता है। ए भाई बोलते हैं ना कि आ सनम जा सनम मतलब जो आता है जो जाता है बराबरी है ना। देखा काहे के मतलब, थोड़ा सा हम डायग्राम तो आपको समझा देना चाहते हैं, ठीक है। तो कहने के मतलब है मेरे भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन धारा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। धारा आपका 5 जा रहा है बाहर और 4 जा रहा है बाहर, ठीक है। तो इन दोनों जो जिसका इसका मान जैसे मान लिया जाए 5 है, तो ये तीनों मिलकर 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब सिंपल आपको बताना है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम हम उसे कहते हैं कि जो है ना, किसी बिंदु पर जाने वाला धारा और आने वाला धारा दोनों मतलब उसका बीजगणितीय योग बराबर होता है। बीजगणितीय योग देख रहे हैं, माने I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर इतना है ना। चलिए मेरे भाई इधर ले आए ना, बराबर 0 बच गया, ठीक है। तो वही तो आपको बताना भाई, यहाँ पे हम मान नहीं लिए, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसका मान अगर आपका 5 है तो ये तीनों मिलकर आपका 5 बनाएगा। तो आप पता चल गया ना किरचॉफ्स का प्रथम नियम किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होते हैं, इसे क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स का प्रथम नियम। चलिए, अब आता है किरचॉफ्स के दूसरा नियम, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्या बोला, ठीक है ना, किरचॉफ्स का दूसरा नियम है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार है ना, किसी बंद परिपथ, ए भाई आपकी बंद परिपथ लेना, ठीक है, में प्रवाहित होने वाली धारा है भाई, इसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है ना, प्रवाहित होने वाली धारा का योग अब परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ए भाई ये परिपथ माने रास्ता है ना, ये आपका करंट है, ठीक है, जैसे कि 2 एम्पेयर के जा रहा और इसमें प्रवाहित भी आपका दो रहा है 2 एम्पेयर का, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा ना भाई तो 4 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है, 4 एम्पेयर। तो वही बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ लेना है भाई, ठीक है, में प्रवाहित होने वाली जो धारा है ना, तथा प्रतिरोध के ध्यान दीजिए, ठीक है ना, तथा प्रतिरोध के गुणनफल का योग, ए भाई प्रतिरोध के गुणनफल का योग तथा है ना परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। चलिए समझ में आ गया ना। सिंपल आपको बताना है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धाराओं तथा धारा लेना है भाई, जैसे कि यहाँ 2 एम्पेयर का धारा बह रहा है, ठीक है, 2 एम्पेयर का धारा, उसके बाद क्या लेना है, प्रतिरोध के गुणनफल का योग। प्रतिरोध का गुणनफल है भाई, गुणनफल है ना। चलिए आर लेंगे, ठीक है। तथा परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा गुणनफल जो है ना विद्युत वाहक बल, ठीक है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल ले सकते हैं, ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या है ना गुणनफल के योग के बराबर होता है। यही तो आपको बताना, बात खत्म भाई। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख रहे हैं, मतलब कि तीसरा चैप्टर में आपको 23 क्वेश्चन भाई कोई नहीं बताएगा। और इतना तो उम्मीद है खुद पे, देखिए मेहनत किए तब बोल रहे हैं, इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, व्योममापी एवं वोल्टमीटर को दोनों का उपयोग विभवांतर मापने में काहे किया जाता है, कोई रीजन है। ए भाई व्योममापी का भी उपयोग करते विभवांतर मापने में, अब वोल्टमीटर के भी करते विभवांतर मापने में, क्यों, इसका कोई रीजन है। हाँ भाई रीजन तो है, समझिए कैसे, देखिए जो है ना किसी एक ही है ना किसी एक ही काम के लिए इस प्रकार के दो संधियों यंत्रों की आवश्यकता क्यों होता है। माने ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं है भाई, है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों होता है, चलिए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, वोल्टमीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, पता है भाई, दो बिंदु के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर मापता है। समय ठीक है, समय उसके
धारा में कुछ कमी आ जाता है, ठीक है? मतलब मापता है ना, मतलब कि उस समय ना उसके धारा में कुछ कमी आ जाता है तभी मापता है, ठीक है? उसके बाद इससे स्पष्ट है कि है ना भाई, इससे स्पष्ट है कि रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है? मतलब आपको हम गलती नहीं पढ़ा सकते हैं ना। ए भाई थोड़ा सा रुकिएगा, है ना? ज्यादा उतना हार्ड भी नहीं है। डिफिनेशन तो हम अपने सही ही लिखे थे, ठीक है? रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है? आराम से क्लास कीजिए ना भाई, कोई दिक्कत होता है तो फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको मेरे भाई बताने के लिए हम तैयार है, बेफिक्र है, ठीक है भाई? आप लोग ना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा ना कोई भी क्वेश्चन तो मेरे भाई आप ना एकदम बेफिक्र होके पूछेगा, क्योंकि भाई आप सभी को हम बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो क्या बोल रहे हैं ना, चलिए आपको हम बताते हैं, ध्यान से, ठीक है? वोल्ट मीटर है ना, कि मतलब कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय, ठीक है, सॉरी मापते समय, है ना, मापते समय उसके धारा में कुछ कमी आ जाता है भाई, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सही होगा, ठीक है? चलिए, जैसे ना ध्यान दीजिए, ठीक है? तो वोल्ट मीटर जो है ना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है ना मापते समय उसके धारा में कुछ कमी आता है भाई, ठीक है? तो इससे यही ना पता चलता है कि मतलब कि वास्तविक से कुछ जो है ना कम विभवांतर मापता है भाई, मतलब जितना मापना चाहिए उतना मापता है नहीं। कौन? वोल्ट मीटर भाई, है ना? वोल्ट मीटर क्या मापता है पता चल गया ना, मतलब कि विभवांतर मापते समय धारा का मतलब जो है ना कुछ मतलब कमी आ जाता है, ठीक है? तो इससे यही पता चलता है कि वास्तविक से कुछ कम है मापता होगा, है ना जी? चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा व्योममापी के बारे में समझिएगा, ठीक है? देखिए, व्योममापी मुख्य परिपथ में से कोई धारा नहीं होता है भाई। ध्यान दीजिए, ठीक है? व्योममापी जो है ना मुख्य परिपथ में से ना कोई धारा नहीं लेता, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे जो है ना नहीं लेता होगा, ठीक है? कोई धारा नहीं लेता और आदर्श स्थिति में विभवांतर को मापता है, इसलिए इसमें ना कोई त्रुटि नहीं होता भाई, सिंपल है, बात खत्म। ए जी तोहनी के कैसन लगलो क्लास बा हमार? कमेंट जरूर करिया जी, का कि बड़ी मेहनत लगलो ई सब नोट्स बनावे में। देखा हम नहीं लिखलो लेकिन हमारा स्टूडेंट लिखल को, लेकिन कितना इजी है को जी, तू हनी से अगर एक से दो बार वीडियो देख लीजिएगा ना, सच बोल रहे हैं जी, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आने वाला है नहीं। और चैप्टर एक दो हम बना दिए, प्ले लिस्ट में बना है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है भाई? तो ठीक है, अब हम क्लास को बंद करते हैं। क्या मिनट का वीडियो हो गया जी, देखिए। क्या मिनट का? बस 26 मिनट में एगो चैप्टर आपका हम समाप्त कर दिए। आप क्या खोजते भाई, है ना? ठीक है, तो अब हम बंद करते हैं, है ना? और जो भी अगर लाइव क्लास करने के लिए चाहते हैं ना, तो रात में 8 बजे चलता है लाइव क्लास, आ जाइएगा, है ना? और आपको अब ना अब इसका अगला वीडियो मिलेगा, ठीक है ना? और हाँ, जरूर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कमेंट हम सभी का देखेंगे जी, तभी तो मोटिवेट होते हैं ना, तभी तो वीडियो आगे बनाते हैं। अगर ना करिएगा तो फिर ना बनेबो ना करेंगे। ठीक है, तो बंद करते हैं अब।